Hello everyone. Today in this video we are going to cover up our topic that is दिल्ली सल्तनत सीरीज 7 जियासुद्दीन बलबन। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट जियासुद्दीन बलबन। जियासुद्दीन बलबन। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने रज़िया सुल्तान तक हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे रज़िया सुल्ताना के बाद क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो पहले थी रज़िया सुल्ताना, क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। उसके बाद रजिया की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद आता है बहरम शाह। बहरम शाह एंड उसके बाद आता है महमूद शाह, अलाउद्दीन अलाउद्दीन महमूद शाह एंड उसके बाद आता है नज़रुद्दीन महमूद शाह। नज़रुद्दीन महमूद शाह ये बेसिकली इल्तुतमिश की बेटी होती है और ये इनके बेटे होते हैं। तो जब रजिया की मौत होती है उसके बाद बहरम शाह आते हैं गद्दी पे। अगर मैं जियासुद्दीन बलबन की बात करूँ तो जियासुद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने ही खरीदा था। और जब उसने इसको खरीदा था, जब बलबन को जियासुद्दीन बलबन का पूरा नाम है, तो जियासुद्दीन बलबन को जब इल्तुतमिश ने इसे खरीदा उस टाइम में एक्चुअली इसे एक पोस्ट दी गई थी जिस पोस्ट पे ये काम कर रहा था। उसके बाद जब रज़िया सुल्ताना आती हैं, जब इल्तुतमिश की डेथ होता है, उसके बाद रज़िया सुल्ताना आती है। तो उस टाइम में भी जो जियासुद्दीन बलबन है उसकी भी अ, एक पोस्ट होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट पे बलबन होते हैं इस टाइम में। पहले हमने देखा कि इसको इल्तुतमिश ने खरीदा। कब खरीदा इसे? तो 1233 में इसे खरीदा। उसके बाद इनकी डॉटर आती है रज़िया सुल्ताना, गद्दी पे बैठती है। तो इस टाइम में जो आ, गयासुद्दीन बलबन की जो पोस्ट होती है वो होती है अमीर ए शिकार की पोस्ट। यहाँ हम कह सकते हैं अमीर ए शिकार। इस पोस्ट पे गयासुद्दीन बलबन पहुंच जाता है जब गद्दी पे रज़िया सुल्ताना आती है उस टाइम में। एंड जब रजिया के साथ जब षड्यंत्र चल रहा था तुर्की गानियों के द्वारा, तो उस टाइम में जो ये बलबन है उसकी कौन सी पोस्ट थी? उसे हम कहते हैं अमीर आखुर। अमीर आखुर ये भी पोस्ट किनकी है? तो जैसुद्दीन बलबन की। किस टाइम में? जब रजिया पे षड्यंत्र चल रहा था। किसका? 40 तुर्क गानियों का। उस टाइम में इस बलबन का ये पद था, अमीर आखुर। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब रजिया का जब डेथ होता है तो उसके बाद जो बहरम शाह आता है एंड फिर आता है अलाउद्दीन महमूद शाह। तो इस टाइम में अलाउद्दीन जब महमूद शाह आते हैं तो इस टाइम में बलबन की एक पोस्ट होती है। इस पोस्ट को हम यहाँ पे कहते हैं अमीर हाजिब। अमीर ए हाजिब। इस टाइम तक आते आते बलबन के पास काफ़ी सारी पावर्स भी आ गई थी और वो अमीर हाजिब के पद पे पोस्ट हो गया था। और जब रजाई का डेथ हुआ उसके बाद जो बलबन सॉरी जो बहरम शाह देन अलाउद्दीन और जो नज़रुद्दीन है, ये सब बेसिकली स्लेव का काम करते हैं। दे आर वर्किंग एज अ स्लेव। तो किसके ये स्लेव होते हैं? हम कह सकते हैं गुलाम। तो 40 तुर्किश के 40 तुर्किश के अंदर अंदर ये काम करते हैं और उसके एक तरीके से स्लेव की तरह। तो जो बलबन आता है, बलबन वो भी इस 40 तुर्क के मेंबर, वो भी पहले रह चुका है इसका मेंबर। तो उसे पता होता है कि किस तरीके से 14 तुर्क किस तरीके से जो दिल्ली की सल्तनत है उस पे, दिल्ली की जो सुल्तान है उस पे किस तरीके से अपना दबाव बनाता है। इसीलिए अपन जब वो गद्दी पे आया तो उसने इस 40 तुर्क की हत्या करवा दी। वो भी चुन चुन के इन सब की हत्या करवा दी। किसने? बलबन ने।
तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि अलाउद्दीन महमूद शाह के टाइम में कौन सी पोस्ट थी गियासुद्दीन बलबन की, तो वो थी अमीर हाजिब की। एंड ये जो नज़ीरुद्दीन महमूद शाह आता है, राइट, इसके टाइम में नज़ीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में जो पोस्ट होती है किनकी, आ, बलबन की, वो होती है नायाब ए ममलिकात। नायाब ए मामलिकात। मामलिकात। खास बात यहाँ पे ये है कि जो नज़ीरुद्दीन महमूद शाह है, उनसे आ, अलाउद उससे गियासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी की शादी करवाई होती है। तो उसके उपलक्ष्य में गियासुद्दीन बलबन को यहाँ पे उल्लुक खां की भी उपाधि दी जाती है। किस टाइम में? नज़ीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। उलुग खां हम इसे कहते हैं, राइट। उलुग खां। और नायाब ए ममलिकात क्या है? तो ये पोस्ट है और ये उपाधि है किनकी? तो बलबन की किस टाइम में? नज़ीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में ये पोस्ट और ये उपाधि इनको कब दी गई? जब इनकी बेटी की शादी नज़ीरुद्दीन महमूद शाह से हुई। एंड इस टाइम में जब ये नज़रुद्दीन महमूद शाह का काल चल रहा था, इस टाइम में बलबन के पास काफ़ी सारी, कहे तो हम पूरी ताकत, पूरी जितनी भी पावर थी सत्ता की, वो सब इनके पास ही आ गई थी। इनके पास तो बलबन के पास, बलबन हैज़ टेकन ऑल द पावर ऑफ नज़रुद्दीन महमूद शाह। फिर जब नज़रुद्दीन महमूद शाह की जब हालत ख़राब हो गई और तो फिर क्या हुआ कि बलबन ने इनकी मृत्यु कर दी और उसके बाद इनको सत्ता से अपदस्थ करके ये खुद सत्ता पे आ गए। तो नज़रुद्दीन को मारने के बाद नज़रुद्दीन महमूद शाह इनको आ, इनको मार के गद्दी पे आते हैं। कौन आते हैं? तो गद्दी पे आए, दैट वाज बलबन। अगर मैं यहाँ पे नज़रुद्दीन महमूद शाह के बारे में कुछ डिस्कस करूँ, तो नज़रुद्दीन महमूद शाह काफ़ी ज़्यादा ही लिबरल स्वभाव के थे और हम कह सकते हैं उदारवाद टाइप में थे, लिबरल। एंड इन्होंने अपनी पॉकेट की जो खर्च है वो हैंड वूवन कैप को बेच के चलाया। हैंड वूवन कैप मतलब हाथ से बुने हुए जो कैप होते हैं, उनको ये इन्होंने बेच के और अपना पॉकेट चलाया। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी, पॉकेट खर्च किया। तो ये था कुछ नज़रुद्दीन महमूद शाह के बारे में। तो हमने देखा कि इनको मारने के बाद बलबन गद्दी पे आते हैं। अगर बलबन की मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, बलबन, तो वो है हमारा 1266 से लेके 1287 तक। ये है बलबन का शासन काल। अब यहाँ पे मैं बलबन का पूरा नाम देखूं, तो बलबन का पूरा नाम क्या है? दैट इज गयासुद्दीन बलबन। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। बलबन को खरीदा किसने था? तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। हमने यहाँ पे देख लिया कि कि जो बलबन है उसके कौन कौन से पोस्ट हैं और किन कौन कौन से सुल्तान के टाइम पीरियड में इन्हें कौन कौन सी पोस्ट प्रदान की गई थी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इनका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। और इन्हें हम बहाउद्दीन बलबन भी कहते हैं। बहाउद्दीन बलबन। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1266 से लेके 87 तक इनका शासनकाल था। एंड अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली बात करूँ तो उन्होंने 20 साल, 20 ईयर्स उन्होंने अपना वजीर की हैसियत से निभाया। 20 ईयर्स उन्होंने वाजिर, और हम कह सकते हैं वजीर की पोस्ट पे उन्होंने कार्य किया, वाजिर की पोस्ट पे। एंड 22 ईयर्स, 22 साल इन्होंने सुल्तान के रूप में काम किया। सुल्तान के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अबाउट बलबन।
तो बलबन काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल पावरफुल कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली सुल्तान माना जाता है, क्योंकि और वो थे भी बिकॉज़ जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे रज़िया सुल्ताना तो काफ़ी ज़्यादा ही बोल्ड प्रवृत्ति की सुल्तान थी। तो उसके बाद जो ये 3 सुल्तान आते हैं वो तो बेसिकली गुलाम होते हैं किनके, तो 40 तुर्किस के। तो एक तरीके से ये बिहेव भी गुलाम की तरह ही कर रहे थे। इन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं था, और ये बस अम जितनी राजकोष में जितनी पैसे बचे हुए थे उनको बस खर्च करने पे लगे हुए थे ये तीनों। तो इनके शासनकाल में कुछ ज़्यादा खास काम हुआ नहीं। तो जो हमारी जनता थी उन्हें राजा से कोई मतलब ही नहीं था, मतलब उन्हें तो मतलब एक तरीके से पता ही नहीं चल रहा था कि राजा हैं भी या नहीं। तो जब बलबन आता है तो बलबन काफ़ी ज़्यादा ही एक तरीके से रूड हम कह सकते हैं, और अपने प्रजा को की देखभाल करने में काफ़ी ज़्यादा वो आतुर था। तो जब वो अपने राज्य में आता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे राजा की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस कारण से बलबन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावशाली बताया, किन्हें, तो सिटीजन्स को, अपने पब्लिक में इस बात को फैलाया कि वो काफ़ी ज़्यादा ही प्रतिभाशाली है, काफ़ी ज़्यादा ही बोल्ड है। और तो इसी कारण से बलबन ने अपने आप को बताया कि वो आ, फारसी वंश से है, और उसने बताया कि वो एफ्रसियाब क्लैन, हम कह सकते हैं ये फारसी वंश। बलबन ने अपने आप को फारसी वंश का बताया। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि भारत पे सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया था वो थे फारसी। फारसी लोगों ने ही भारत पे आक्रमण करके भारत पे में तहस नहस मचाना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उन्हें जो फारसी लोग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा डर एक अंदर मन में बस गया था। तो इसी कारण से बलबन को ऐसा लगा कि अगर वो बताएगा जनता को कि हाँ मैं फारसी वंश से हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर उत्पन्न हो राजा सुल्तान के प्रति। इसीलिए उसने बताया कि वो अफरसियाब क्लैन से है, इट मीन्स फारसी वंश से है। ये वही फारसी वंश है जिसके बारे में फिरदौजी ने अपने किताब जिसका नाम है सहनामा में इसमें उसने डिस्कस किया है, इसकी विवरण की है डिस्कस। किसने? फिरदौसी ने डिस्कस किया किस चीज़ में? सहनामा में, अबाउट फारसी वंश एफ्रोसियाब क्लैन। और तो इस वंश से होने के बाद बलबन ने बताया कि वो अफरसियाब क्लैन का है, और जो फारसी वंश के कुछ रूल्स थे, कुछ कल्चर्स थे, उसको भी बलबन ने अडॉप्ट किया। यहाँ पे हम कुछ कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कल्चर किसने अडॉप्ट किया था? अडॉप्टेड बाय बलबन, भाई बलबन। वो जो कल्चर्स थे वो भी कौन से अम, वंश के थे? तो वो भी फारसी वंश के ही वो कल्चर थे, फारसी वंश के। तो अब यहाँ पे हम उस कल्चर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन था हमारा सिजदा, एंड सेकेंड वन इज पैबोज। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिजदा मीन्स बेसिकली होता है कि सुल्तान के सामने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करे। जो उनके सिटीजन्स है वो सुल्तान के सामने उन्हें सिर झुका के प्रणाम करना, सिर झुकाकर प्रणाम करना, राइट। एंड जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है पैबोज। पैबोज यहाँ हम पैबोज से रिलेट कर सकते हैं पैर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जमीन, इसका ये मतलब होता है कि जमीन पर सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, ऐसा कुछ। जमीन पे लेटकर सुल्तान के पैर को चूमना, पैर को चूमना, ये मीनिंग होता है किसका? पैबोज का। यहाँ हम पैबोज से रिलेट कर सकते हैं पैर। तो यहाँ पैर से रिलेटेड बात हो रही है, और यहाँ सिजदा तो सिर झुकाकर। यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं सिजदा सिर, एंड पैबोज मीन्स पैर। तो इससे रिलेट कर सकते हैं। ये सब क्या थी? तो एक कल्चर थी जो कि फारसी वंश की थी। इसे अडॉप्ट किसने किया था? बलबन ने। और एक यहाँ पे आता है एक फेस्टिवल, फेस्टिव, जिसे बलबन ने अडॉप्ट किया था। ये भी फारसियन कल्चर का ही फेस्टिव है। दैट वाज कॉल्ड एज नवरोज। नवरोज
इसमें नए साल में यहाँ पे भी नौरोज, यहाँ पे भी रोज़ा रखा जाता है, इस तरीके से कुछ इस फेस्टिवल में होता है। तो नौरोज क्या था, एक तरीके से पर्सियन पर्सियन कल्चर से रिलेटेड एक क्या है, फेस्टिवल है, फेस्टिव है नॉरेज, जिसे बलबन ने अडॉप्ट किया था। के बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डाइवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ओके, डाइवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये डाइवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने लागू की थी? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था बलबन के द्वारा। तो इस डाइवाइन थ्योरी में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे पहली बात ये बताई गई है कि जो जिल्ले इलाही की बात की गई है, जिल्ले इलाही। व्हाट डज जिल्ले इलाही मीन? जिल्ले इलाही मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, मीन्स हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे भगवान की छाया। कौन है? सुल्तान। शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, भगवान की छाया। कहाँ पे? तो अर्थ पे। कौन है? दैट इज सुल्तान। सुल्तान कौन है? भगवान की छाया है। इनका कहना था कि सबसे पहले आते हैं हमारे अल्लाह। पहले है अल्लाह, जो भगवान है, हम मान रहे हैं अल्लाह। उसके बाद आते हैं खलीफा, खलीफा एंड खलीफा के बाद आते हैं सुल्तान। पहले भगवान आता है, अल्लाह आता है, उसके बाद खलीफा आते हैं, फिर आते हैं सुल्तान। तो सुल्तान की पोस्ट यहाँ आती है। और सुल्तान कौन है? तो वो एक तरीके से भगवान की छाया है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। तो ये था हमारा फर्स्ट डाइवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। सेकंड है हमारा नायाब खलीफा, नायाब ऑफ खलीफा। व्हाट डज इट मीन? ये खलीफा के नायाब हैं। इनका कहना था कि ये खलीफा के नायाब हैं। और इनका ये कहना था कि सुल्तान जो है, इनका निरंकुश होना आवश्यक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी फ्लुएंट। जो सुल्तान है, इनका निरंकुश होना एक क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये थे डाइवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप इम्प्लीमेंटेड बाय बलबन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सुल्तान जो बलबन था, उसने एक पॉलिसी उसने अपनाई थी, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उस पॉलिसी का क्या नाम है? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि बलबन ने अपने उसकी जो पॉलिसी थी, उसका नाम था लौह एवं रक्त की नीति। लॉ, आयरन, लॉ, ब्लड, रक्त की नीति। इसका कहना ये था कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना काफी ज्यादा ही क्रूशियल है। टू पनिश द क्रिमिनल्स, टू पनिश द क्रिमिनल। इनके डिक्शनरी में जो पार्डन शब्द है, पार्डन, इसका मतलब होता है क्षमा करना। ये कहीं भी नहीं था। मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, छोटा हो या बड़ा, इसको पनिश करना इट इज़ वेरी मच क्रूशियल। और किसी को क्षमा तो करना है ही नहीं। क्षमा वर्ड, जो पार्डन वर्ड वर्ड है, वो कहीं भी उसके डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं था। तो दिस इज व्हाट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन गिवन बाय द बलबन, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बलबन की क्वाइंस के बारे में। तो बलबन की जो क्वाइन थी, उसे हम कहते हैं बलबनी क्वाइन।
बलबनी कॉइन। बलबन की जो फॉर्मेशन है, उसने क्या क्या फॉर्म करवाया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बलबन ने जो बनाया, निर्माण, पहला उसने बनवाया किलोगढ़ी सिटी, किलोगढ़ी सिटी। एंड उसने सेकंड बनवाया किलोगढ़ी फोर्ट। किलोगढ़ी सिटी एंड किलोगढ़ी फोर्ट, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है? तो ये दोनों दिल्ली में प्रेजेंट है, इज इन दिल्ली। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बलबन है उसने कुछ विभाग की फॉर्मेशन की, विभाग बनाया। तो वो कौन कौन से विभाग है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो विभाग, तो पहला विभाग उसने बनाया सैन्य के लिए, सैन्य भर्ती के लिए, सैन्य अधिकारी के लिए। हम कह सकते हैं मिलिट्री डेप्थ, या फिर हम कह सकते हैं इसको सैनिक विभाग, सैनिकों के लिए, सैनिक विभाग। बेसिकली बलबन एक ऐसा राजा था जो कि अपने राज्य की रक्षा भी करना चाहता था, और एक एक संपूर्ण राज्य बनाने की उसकी इच्छा थी। तो वो कहीं से भी कोई भी छूट छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने जो सैन्य व्यवस्था है और जो गुप्तचर है और जितनी भी चीज़ें, उन सब पे खासा ध्यान दिया। इसीलिए उसने काफ़ी सारे विभाग बनाए। तो उस विभाग को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले उसने बनाया सैन्य विभाग, जो जिसमें कि सेनाओं की भर्ती की जाती है, सेना की भर्ती की जाती थी, सेना की भर्ती। अगर मैं इसके हेड की बात करूँ कि इसके हेड कौन थे, हम कह सकते हैं अधिकारी। तो इनके हेड होते थे दीवाने, इसके जो हेड होते थे वह अर्जे ममालिक, अर्ज अर्ज ए ममालिक। और इस सैन्य विभाग का जो नाम था दैट वाज दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। यहाँ पे क्या होता था कि सेनाओं की भर्ती होती थी, कहाँ पे? इस सैनिक विभाग में, जिसका नाम था दीवाने अर्ज। उसके हेड होते थे अर्जे मालिक, ये इनके हेड होते थे। इसे हम सैन्य विभाग को हम इंग्लिश में कहते हैं मिलिट्री डेप्थ, मिलिट्री डेप्थ। एंड जो सेकेंड विभाग है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज दीवाने बारिद, दीवाने बारिद। तो ये विभाग किस चीज के लिए बनाई गई थी? दैट इज फॉर द जासूसी विभाग, इसे हम कहते हैं जासूसी विभाग। इसका मतलब होता है कि कुछ जो ये विभाग है, यहाँ पे जो लोग थे वो जासूसी करते थे। मतलब वो जो राजा के बारे में कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, उनके राज्य में रहते हुए कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, इस सब चीज़ों की देखभाल, कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है षड्यंत्र वगैरह। तो इनकी देखभाल करने के लिए एक जासूसी विभाग की फॉर्मेशन की गई, उसे हम कहते हैं दीवाने बारिद। और इनके जो हेड थे, हेड उस उनका क्या नाम था, हेड को हम क्या कहते हैं? दैट इज बारिद ए मुबालिक, बारिद ए मुमालिक। और इनके हेड जो हैं वो खुद, वो स्वयं बलबन है। हेड वॉज बलबन, बलबन खुद हेड है। और ये खुद ही क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं किनकी? इन जासूसों की, इन स्पाई, स्पाई की जो जासूस हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? अपॉइंट करते हैं खुद बलबन। एंड उसके बाद यहाँ जो सेनाओं की भर्ती, ये भी बलबन के द्वारा खुद की जाती है। बलबन खुद क्या करते हैं? सेना को भर्ती करते हैं। तो ये था अबाउट द विभाग, जिसको कि बलबन ने बनाया था अपने राज्य में, अपने राज्य की सुरक्षा, अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एंड उसके बाद बलबन के टाइम में बलबन ऐसा चाहता था कि जो चीन जिस तरीके से अपने दीवार को, मतलब अपने किलेबंदी जो चीन ने कर रखा था, चीन ने किलेबंदी फोर्टिफाई कर रखा था अपने राज्य को, फोर्टिफाई, और हम कह सकते हैं इसे किलेबंदी। अपने एरियाज को उस तरीके से, अब बलबन भी चाहता था, बलबन ये चाहता था कि वो भी अपने राज्य को, उसका राज्य जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
दैट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं उत्तर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। प्रोविंस को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो इस राज्य की किलेबंदी करना, फोर्टिफाई करना, हम कह सकते हैं इसे हिंदी इंग्लिश में फोर्टिफाई करना, किलेबंदी करना चाहता था। और उसको क्यों करना चाहता था? क्योंकि अपने राज्य को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे आक्रमणकारी जो अटैक करते हैं उस लोगों से। तो जो बलबन के टाइम में जो एक मोस्ट फेमस अटैकर जो होते थे वो कौन थे? तो मंगोलियंस, जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे भी थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक एंड उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। उस सब टाइम में मंगोलियन इन्वेड करते हैं। तो बलबन भी ये चाहता था कि जो अटैकर्स है, जो मंगोलियंस इन्वेडर्स हैं, मंगोलियन आक्रमणकारी हम कहते हैं इसे, इन्वेडर, इनसे अपने राज्य को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। कौन से राज्य को? तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को। इसी को प्रोटेक्ट करने के चलते इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? किलेबंदी करना स्टार्ट किया, अपने राज्य को एक तरीके से फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया। तो जो ये मंगोलियंस है, इनसे लड़ने के लिए बलबन ने अपने बेटे को, जो जिसका नाम था महमूद, बलबन ने अपने बेटे महमूद को भेजा, आ, जो कि सन ऑफ बलबन था, उसको कहाँ भेजा? मंगोलियन से लड़ने के लिए, मंगोलियन इन्वेडर से लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते। किससे? तो मंगोलियन इन्वेडर से। जो कि ये कौन था? तो बलबन का बेटा था मोहम्मद। जो ये महमूद है, इसके साथ जो लड़ाई कर रहा था मंगोलियन से, वो थे महमूद एंड जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। खिलजी कि वो महमूद के साथ लड़ाई करते हैं और यहाँ पे महमूद की मृत्यु हो जाती है। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बलबन है उसकी मृत्यु जो होती है वो उसके बारे में। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है तुगरिल बेग के बारे में, अबाउट तुगरिल बेग। तुगरिल बेग कौन है और ये कहाँ के सूबेदार होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो तुगरिल बेग है, ये बंगाल के स्वतंत्र शासक होते हैं। बंगाल के स्वतंत्र, ऑल्दो ये स्वतंत्र शासक होते नहीं है, बट बलबन के टाइम में ये बन जाते हैं स्वतंत्र शासक, राइट। उसके बाद जब ये बलबन को ये खबर लगती है कि तुगरिल बेग जो है बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया, इसके बाद बलबन खुद जाता है यहाँ पे बंगाल आता है बलबन मिलने के लिए किसी तुगरिल बेग से, कि मतलब इसने ऐसा क्या क्यों किया, इसका रीजन पूछने के लिए ये खुद बंगाल के लिए प्रस्थान करता है और ये बंगाल आता भी है। आने के बाद इससे मालूम चलता है कि तुगरिल बेग भाग चुका है और वो आ, बंगाल की जो कैपिटल थी दैट लखनऊ थी, छोड़ जो उस वहां से भाग चुका है, लखनऊ से, लखनऊ से ये भाग चुका है, यहाँ से भाग चुका है, राइट। कौन? तुगरिल बेग। उसके बाद जब यहाँ से वो भाग गया तो यहाँ के जो शासक थे उसका पोस्ट खाली हो गया। एंड उसके बाद इसके पोस्ट पे आते हैं बलबन का बेटा जो कि है बुगड़ा खान, राइट। बुगड़ा खान आते हैं। बुगड़ा खान बेसिकली कौन होता है? ये होता है बलबन का बेटा। और जब तुगरिल बेग बंगाल का स्वतंत्र शासक होता है और बंगाल और बलबन के आते ही जब वो यहाँ से भाग जाता है, तो जो बंगाल के शासक की जो पद होती है वो खाली हो जाती है। उस कारण से यहाँ पे बुगड़ा खान जो कि बलबन का बेटा है, उसे इस पद पे आना पड़ता है और वो फिर बंगाल का शासक बनता है। कौन? बुगड़ा खान। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बलबन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बलबन की मृत्यु कब होती है। बलबन का देहांत, तो बलबन का देहांत होता है 1287 में। और इसके मकबरे की बात कर लेते हैं तो उसे दफनाया कहाँ गया था? दैट इज इन सुल्तानगढ़ ही। सुल्तानगढ़ यहाँ पे बलबन को दफनाया गया था इन 1287।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बलबन के बाद कौन कौन से रूलर्स आते हैं। बलबन के बाद आते हैं कैकुबाद। कैकुबाद फिर आते हैं कैखुसरो। एंड जो नेक्स्ट है हमारे वो आते हैं कयूमर्स। तो ये तीनों जो रूलर्स हैं इनका ज़्यादातर कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो क्यूमर्स हैं ये लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इसे हम लास्ट सुल्तान कहते हैं किस चीज़ की, तो स्लेव डायनेस्टी की। डायनेस्टी कार्यकाल पे कुछ खास इनका होता नहीं है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते नहीं है। तो इसके बाद जो रूलर हैं वो आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जो ये जलालुद्दीन खिलजी है वो एक वंश की स्थापना करते हैं, उसे हम कहते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप ये बलबन की जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आई होगी। सो थैंक यू एवरीवन।